हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मार्केट लेंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब बी सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। जब से आईपीओ आया है, शुरुआत में अपसाइड रहा, जब मार्केट बुल रन में था, फिर मार्केट में गिरावट आई और ये भी उसके साथ गिरा और फिर ऊपर आया ही नहीं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बी सॉल्यूशन ये एक मेन कंपनी है जिसके अंडर इसकी सब्सिडरी आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो आईपीओ था वो 13 अगस्त 2024 को आया, जो कि लिस्ट हुआ, जिसका आईपीओ का साइज था 4,193 करोड़ रुपए। आईपीओ का प्राइस बैंड था 440 से 456। इसका बिजनेस मॉडल से आप लोग ही सब परिचित हैं ऑलरेडी, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टोर में रहता है। जो मार्च 2025 में इन्होंने रिपोर्ट किया है वो 1150 इनके स्टोर है, जो कि इंडिया में बेस है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये कहते हैं कि हमारा सेगमेंट इंडिया, यूएई और फॉरेन कंट्रीज में है, पर मेजरली जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है। अब बात करते हैं इसकी अर्निंग ग्रोथ की, जो कि काफी बड़ा इसके अंदर एक पॉइंट है, क्योंकि बिना अर्निंग ग्रोथ के आप जानते ही कोई शेयर पे चलना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। 2025 में जो इनका रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट करा है वो 7,810 करोड़ था, और उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6,575, जो कि ईयर ऑन ईयर देखने पे तो हमें 18.78% का लग रहा है। लेकिन रेवेन्यू के साथ आप अगर देखेंगे तो इनका लॉस लॉस 30% से डिक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी ईपीएस की, जो कि आप ईपीएस देख पा रहे हैं, पिछली बार 6.2 माइनस में था, इस बार 4.1 माइनस, यानी ईपीएस के अंदर गिरावट तो हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन फिर भी स्टिल नेगेटिव। अब बात करते हैं ईपीएस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सबको साथ जो देखने वाली चीज है वो है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, जो कि -3.18 पिछले साल था, इस साल 0.31। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, पर इम्प्रूवमेंट सिर्फ हुआ कहाँ? नेट प्रॉफिट मार्जिन में। शेयर के भाव में उल्टा वो नीचे ही जा रहा है। तो जैसे हमने भी देखा, इसकी ग्रोथ जो कि कुछ खास हमें भी नजर नहीं आई। प्रॉफिटेबल स्टेटस, ये इसका चेक करते हैं। तो प्रॉफिटेबल स्टेटस अगर देख रहे हैं तो करंट ऑपरेशन तो इनका लॉस में ही चल रहा है। अब क्या कारण है ये इनका लॉस में रीजन चल रहा है? रीजन ये है, जो कि दिखाई दे रहा है हमें, हेवी री इन्वेस्टमेंट टू ब्रांड एक्विजिशन एंड स्केलिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल ये क्या कर रहे हैं कि अपने ब्रांड को काफी बड़े लेवल पे स्केल अप कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, जो दूसरी कंपनियां हमारे मार्केट में हैं, जैसे कि एथनल, जोमेटो, इन्होंने भी इनके ब्रांड को जब स्केल करना चाहा तो वहां पे काफी कैश फ्लो उनका बहुत ज्यादा बर्न होता है। कैश बर्न करना पड़ता है जब आप अपने ब्रांड को स्केल अप करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल जो है वो बेसिकली पूरा फॉरेन कंट्री के हिसाब से, कि पहले हम कैश बर्न करेंगे, अपना मार्केट कैप बढ़ाएंगे, फिर प्रॉफिट बाद में देखेंगे। इनके गोल क्या है? टू डिलीवर टू प्रॉफिट पोर्टफोलियो टू हाई ग्रोथ सेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं ब्यूटी, होम और वेलनेस। तो मेन तो जो बेबी केयर वाला इनका, आप सब जिससे देख रहे हैं आ रहे हैं मार्केट में इनके स्टोर हैं वगैरह, वही इनका है। और फिर ये ब्यूटी, होम और वेलनेस इसके अंदर भी एंट्री करना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैप टू सेल्स की। ईपीएस भी गया, पी नेगेटिव है। अब देखने वाली बात क्या रही? मार्केट कैप टू
सेल्स। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर भी गिरावट नजर आ रही है। तो सेल्स तो हमारी काफी जा रही है ऊपर, पर मार्केट कैप नीचे जा रहा है। तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ा रेड फ्लैग नजर आ रहा है। अब इस टाइप की कंपनियों में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एंट्री तो देखता है प्राइस भाव के हिसाब से, लेकिन जब एंट्री हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे ये जो इसके फंडामेंटल्स देख देख के कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं हम आकर बस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि अब इसका भाव बढ़ेगा, अब इसका भाव बढ़ेगा। पर भाव जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं आएगी। अब इसके कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि इन्होंने 7,810 करोड़ रुपए का हमारा एम्पायर खड़ा कर रखा। अब डी ड्राइव फाइनेंशियल ग्रोथ एंड रिस्क टू विन विन सॉल्यूशन। की पॉइंट इसके क्या है? एनालिसिस द टू कोर ग्रोथ। अब टू कोर ग्रोथ मतलब कि इस जो ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर आती है फर्स्ट क्राई। वो फर्स्ट क्राई जो है, जो हमें मार्केट में दिखता है बड़ा सा बैनर फोटो, इसको मेजर ये चला रही है दो कंपनियां। क्योंकि क्या है, इस ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर काफी सारी सब्सिडी कंपनी है। उनकी जो दो बड़ी सबसे कंपनी है वो है ग्लोबल बीस और डिजिटल रिटेलर। यही वो पूरा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और यही वो पूरा लॉस सब कुछ ही चल रहा है। एक इसमें मार्केट का मैनेजमेंट करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट को देखते हैं, और इनका खुद का ईपीएस मॉडल भी है एक ईआरपी करके, जिससे ये अपना मैनेजमेंट संभालते हैं। करंट ग्रोथ स्टेज सस्टेनेबल लग रही है। रोड में प्रॉफिटेबल टू न्यू एज स्टॉक बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दो पिलर हैं हमारे पास, ग्लोबल पीस ये क्या करता है? बेसिकली ये डी टू सी ब्रांड है। डी टू सी ब्रांड को इन्होंने एक्वायर इक्वेशन में करा है, और इसके हिसाब से ये फोकस कर रहे हैं कि ये कैटलाइज जो बेबी केयर प्रोडक्ट होते हैं इनके अलग अलग, उसके अंदर कैसे अपना एक्सपेंशन कर सके। दूसरा, डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ओमनी चैनल एग्जीक्यूशन नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। ये क्या होता है? बेसिकली जो फिजिकल इनके स्टोर होते हैं, उस स्टोर के अंदर कितना माल आएगा, कितना माल जाएगा, कितना बिका, ये सब कुछ इसी डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि ग्लोबल बीस ब्रांड ने तो एक ऑर्डर दिया किसी थर्ड पार्टी को और बोला कि हमें ये साइज के, ये कलर के, ये बच्चों के कपड़े बना दो, ये प्रोडक्ट बना दो। अब उस प्रोडक्ट को लेकर आने के बाद उसको बेचने तक, जब तक ग्राहक उसे खरीद नहीं लेता है और खरीद के इनके पास जो पैसे आ जाते हैं, उसका जो मैनेजमेंट दिखता है वो डिजिटल एज प्राइवेट लिमिटेड दिखता है। अब डिजिटल एज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और क्या होता है? अगर मान लीजिए एक बड़ी सिटी है जैसे कि बॉम्बे, वहां पर इनके मान लीजिए 10 स्टोर है। अब उन 10 स्टोर में क्या होता है कि ये एक बड़ा एरिया है। कोई रिटेलर जो कस्टमर है वो शॉप पर गया, आज उसने वहाँ कपड़े देखे, अब वो महीने भर बाद जब वापस जाता है, तो इस बीच ये लोग क्या करते हैं कि अपने वहां के कपड़े उठा के किसी दूसरे बड़े स्टोर में डाल देते हैं और वहां के उठाकर नए ले आते हैं। तो कपड़ा तो वही रहता है, बट कहीं ना कहीं वो कलर, कुछ मॉडल चेंज मिलता है। तो जो रिटेलर है उसको लगता है कि यार नया प्रोडक्ट आ गया है। सेम ये चीज शहर बदल के भी कर लेते हैं। अब जैसे दिल्ली वाला आदमी बॉम्बे जाके तो कपड़े वही का वही दिखेगा, तो दूसरे दिखेंगे उसको थोड़े दिनों में। अगर दिल्ली वाला नए स्टोर में जाएगा तो फिर वहां नए कपड़े दिखेंगे। तो ऐसा ये चेंजेस कर करके अपने कपड़ों को कस्टमर को तो हमेशा एक नया कपड़ा दिखा देते हैं, जिससे कि उसको खरीदने में इंटरेस्ट बना रहे। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। क्वार्टर रिजल्ट के अंदर भी सब कुछ डामाडोली दिख रहा है। कहीं से कहीं तक हमें इसमें जो मेन चीज हमारे काम की है वो ईपीएस ग्रोथ, वो बिल्कुल नहीं आ रही है। -0.97 से -0.15, फिर 1.47 माइनस करके
फिर माइनस, मतलब कुल मिलाकर सब दूर माइनस 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 माइनस। अगर ईपीएस ग्रोथ आएगी नहीं तो फिर हम क्या देखेंगे पीई को, जो ऑलरेडी नेगेटिव है। अब इसमें सबसे बड़ा जो इनका दिखाते हैं ये लोग, वो क्या दिखाते हैं, देखिए ये चीज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल, क्योंकि ये हाई इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, बिजनेस है, तो मटेरियल कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। लेकिन उस प्रोडक्ट को जब इन्होंने बेचा तो ऑपरेशन फ्रॉम मार्जिन जो है वो सिर्फ 2%। जब से ये आईपीएल लेकर आए हैं उसके पहले से और आज तक ऑपरेशन फ्रॉम मार्जिन तो इनका इंक्रीज हो ही नहीं रहा है ना। अगर यही इंक्रीज नहीं होगा तो फिर ईपीएस की ग्रोथ कहाँ से आएगी। जो इन पे डेब्ट है बड़ा, वो उसके भी तो कर्जे इनको चुकाना है। गले के अंदर पैसा आने के लिए इस ऑपरेशन फ्रॉम मार्जिन को इंक्रीज तो कहीं ना कहीं इन्हें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा इधर से आया उधर चला गया, उधर से आया इधर चला गया, नई कंपनी एक्वाइज निकली, नया स्टोर खोल की, और धीरे धीरे अभी स्कूल में भी आ गए। तो बिजनेस बढ़ा रहे हैं वो बात अच्छी है, लेकिन ऑपरेशन फ्रॉम मार्जिन तो इंक्रीज होना ही चाहिए ना। चलिए और आगे समझते हैं। अब इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसकी लीडरशिप के बारे में समझते हैं। अब जो हमने अभी देखा था ग्लोबल बीस के बारे में, यहाँ पर एक बीच में भी इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल हुई थी, और इस न्यूज के बाद इसके शेयर के अंदर जो इंटरेस्ट था बचा बचा वो भी चला गया। अब कंपनी की रिस्पांस मैनेजमेंट जो है उनमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि न्यू सीईओ इन्होंने अपॉइंट करे अनुज जैन जी को एज ए सीईओ, और नितिन जी अग्रवाल जी थे, उनके बदले उन्होंने अनुज जैन जी को लेकर है। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या रहा है इनका वो भी समझते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ठीक है, बेन बिन सैंक्शन a 146 करोड़ इन्वेस्ट टू ग्लोबल बीस ऑफ न्यू इक्वेशन। जो हाल ही में इनका नया प्रेस रिलीज आया था कि इन्होंने और शेयर एक्वायर करे हैं, तो उसमें इन्होंने 146 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर इस पिक्चर को हम समझने की कोशिश करें कि ये ग्लोबल बीस कंपनी के तहत काम करती है ब्रेन बीस सॉल्यूशन, और ग्लोबल बीस के अंदर ये अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। ग्लोबल बीस के साथ जब स्टेक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कर्जा भी इनको बढ़ रहा है। तो कर्जे को भी चुकाना है और प्रॉफिट को भी कमाना है, बिजनेस को भी रन करना है, स्केल भी करना है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी को लार्ज कैप बनाने में जो सारी कठिनाइयां आती है, मतलब अगर आज से कई साल पहले अगर कोई पूछे कि रिलायंस जब एक स्मॉल कैप कंपनी थी तब इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां उनको उस वक्त फेस करना पड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं ये भी रिलायंस जैसी बड़ी अपनी मार्केट की कंपनी बन जाएगी, बन सकती है, पर उसमें समय लगेगा। मार्केट के बढ़ेगा नहीं तो प्राइस का तो आप भूल ही जाइए। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि स्क्रीन पे है हमारे सामने, वही बात आ जाती है घूम के। ऑपरेशन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, 214 दिखा रहा है, उसके पहले मार्च 2023 में माइनस में था, फिर 24 में 76 हुआ, इन आई पे लेकर आए 230 बताया और 214 वहीं के वहीं, और शेयर का भाव इससे भी नीचे। अब बात करते हैं डिजिटल एज रिटेलर, जो इनका ऑफलाइन ओमनी चैनल का सिस्टम। इसके कोर असिस्ट क्या है, ये बेसिकली वर्क किस पे करता है। जो इनकी 1150 फिजिकल स्टोर हैं, यहाँ पर इसका मैनेजमेंट जो वर्क करता है, जो नेटवर्क को संभालता है, ये कैसे करता है, इसको कैसे ग्रोथ करेगा, ये इस कंपनी पे डिपेंड करता है डिजिटल एज रिटेलर। अब इसका रोल क्या है ग्रोथ में, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, और प्रोडक्ट के अंदर उसको मार्केट में प्रेजेंट कैसे करना, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना, ये होता है। अब एक्सपांशन फोकस देख लेते हैं। एक्सपांशन फोकस क्या कहता है इसका, हाई मार्जिन पे भी, हाई मार्जिन
हाई मार्जिन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बैलेंस शीट में हाई मार्जिन ये दिखता ही नहीं। अगर यहाँ पर सब कहने वाली बातें हैं कंपनी के कॉल में, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। अब हमें तो सिर्फ उम्मीद ही कि कब ये हाई मार्जिन शेयर के भाव में दिखने लगेगा हमें हाई मार्जिन। अब बात करते हैं इनके आने वाले मॉडल्स की। ये न्यू एज फंड करे जा रहे हैं कि नए स्टोर खोलना है हमें। उसके बाद इनका आउटकम क्या है देखते हैं। आउटकम इनका ये है कि सुपीरियर सप्लाई चेन इफिशिएंसी एंड इंक्रीज मार्केट प्रेजेंस। बहुत अच्छी बात है, मार्केट के अंदर प्रेजेंस बनाए रखें, वेयर हाउस को मैनेज करें और वहां से माल स्टोर पहुंचाए, स्टोर में जाने के बाद उसे सेल करें। लेकिन ये जो सेल और ये सब है, इसमें जो कर्जे की इनकी ईएमआई है, जो कर्जा देना है, वो कहीं ना कहीं एक शेयर होल्डर के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। जो भी इसका शेयर होल्डर है उसे ये मान लेना चाहिए कि कंपनी जो इतना वर्क कर रही है तो साथ में कर्जा भी लेकर आई है। तो जब तक उस कर्जे के अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक शेयर के भाव को आप मुश्किल में। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, कैश फ्लो। देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2019 के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव, 20 में नेगेटिव, ठीक है ये तो कोरोना का टाइम था, 21 में प्लस, 22 में और प्लस, 23 में और प्लस, 24 में और प्लस और 25 में और प्लस। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका कैश फ्लो आ रहा है। अगर कैश फ्लो नहीं आता तो इन्वेस्टर के अंदर की जो एक उम्मीद होती है कि यार ये कंपनी टर्न अराउंड करेगी, वो बिल्कुल ही खत्म सी हो जाती। तो नेट कैश फ्लो तो हम देख रहे हैं कि माइनस में, लेकिन कहीं ना कहीं कैश फ्लो आ रहा है और इस नेट कैश फ्लो में हम देख पा रहे हैं कि जो इनके रिसीवेबल है वो बढ़ गए हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारा वर्किंग कैपिटल भी चेंज हुआ और फिर हमारा नेट कैश फ्लो माइनस में आ गया। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ये बात है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अभी भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल आउटलुक इनका देखते हैं। फाइनेंशियल आउटलुक के अंदर कह रहे हैं कि हम अपने पूरे कंपनी की जो ब्रेन पीस सॉल्यूशन है को हम 3 साल के अंदर एक्सपांड करने का इनका जो प्रोजेक्ट है उसमें वो अपने ईपीएस ग्रोथ को 76% इंक्रीज कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट जो कहता है अगर वो करके दिखा दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैनेजमेंट कभी ये कहता है, ये सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं कि ये 3 साल के अंदर 76% कर देंगे। अगर ये होता है तो डेफिनेटली ये शेयर मल्टीबैगर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यही वो फैक्टर्स होते हैं जब एक बड़ा इन्वेस्टर अपने शेयर को सेल नहीं करता है, वो उसे होल्ड करता है और नए इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री करते हैं और फिर इंट्राडे बोलिए आप या कुछ भी कहिए, भाव ऊपर की तरफ चलता है, गेप अप होगा, दिनों में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टर को रोक के रखती है और वो रुकने से ही शेयर का भाव हमें इंक्रीज होता दिखता है। अब सब कुछ आगे टिक गया है ग्लोबल बीस के ऊपर। देखते हैं ये क्या करेंगे, इनकी करंट स्ट्रेटेजी और रेस है मार्केट डोमिनेंस करने की है। तो देखा जाए तो टेक्निकली डोमिनेंस धीरे धीरे बना रहे हैं। इसका अगर हम कंपेयर करें ट्रेंड के साथ तो उन्होंने भी अपनी डोमिनेंस बनाई और जूडियो वगैरह भी, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में इसी सेम मॉडल पे, पर वहां पर एज का डिफरेंस है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर इंडिया की बर्थ जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की बर्थ प्रोग्रेस जो है नए बच्चों की वो एक अलग है, और जो ये एक्सपांशन का कहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में करेंगे वो एक अलग है। वहां पर पब्लिक कम है, इंडिया में पब्लिक है ज्यादा, तो यहाँ के एक्सपांशन उनके मुकाबले काफी ज्यादा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं जो कि इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है।
अब यहाँ प्रमोटर कहाँ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न में? तो देखिए जो शुभम माहेश्वरी जी है वो प्रमोटर खुद पब्लिक में आ चुके हैं इस वक्त, और बाकी जो है एफ आई आई डी आई के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात देखने की ये है कि जो मैनेजमेंट होता है, प्रमोटर पब्लिक में आ गया है अपने शेयर देकर, बच्चा बुच्चा ई शॉप में है और महिंद्रा वगैरह भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कि प्रमोटर होल्डिंग, जिसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये भी हमें शेयर के अंदर रुकने का एक काफ़ी बड़ी वजह बनाते थे। अब आते हैं इसकी रिस्क कि अभी तक आपने शेयर लिया है तो क्या करें, नहीं लिया है तो इसे देखें। तो देखिए रिस्क क्या है कि इन्वेस्टर की यहाँ पर हाई केस पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनको अपना मार्केट कैप बढ़ाना है, तो स्टोर नए खोलना है, तो हाई कैश पर तो लगेगा ही लगेगा। सिर्फ एग्जीक्यूशन रिस्क, नया स्टोर खोलते हैं वो चला नहीं चला, देखिए D2C मॉडल पे हैं ग्लोबल बेस में, तो अगर कोई स्टोर नहीं चला तो उसे पैकअप करें। जैसे आपने सेम चीज रिलायंस के स्टोर में भी देखी होगी कि उनके जो स्टोर्स होते हैं स्मार्ट रिटेल वाले, जिसमें वो सब्जी भाजी से लेकर किराना बेच रहे हैं आज की तारीख, तो जिस एरिया में उन्होंने खोला वहां पर देखते हैं 6-7 महीने साल भर के अंदर अगर वहां से उन्हें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है तो वो तुरंत बंद कर देते हैं और वहां से दूसरी जगह उस स्टोर को शिफ्ट कर देते हैं जहाँ उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो सेम मॉडल पे कहीं ना कहीं ये भी चल रहे हैं, पर क्योंकि ये भी इनिशियल फेज में है, और एक स्टोर को खोल के उसको बंद करना मतलब समझ लीजिए कि एक और कैश बर्न हुआ और लॉस को बैलेंस शीट के अंदर डालना है। अब इनके पास कंपटीशन भी है, ऐसा तो है नहीं, और ये क्या है बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में लगे। और इंडिया की पब्लिक जो होती है मिडिल क्लास, उसकी सबसे नंबर वन थिंकिंग तो होती है पहली तो चीज हो सस्ती और क्वालिटी। अब ब्रेन भी सोल्यूशन फर्स्ट क्राई का स्टोर आपने कभी विजिट करा हो तो देखो कि चीजें तो है पर काफी अच्छी है, लेकिन इन कंपेयर टू लोकल मार्केट इनके रेट थोड़ा से हाई है। हालांकि इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने ऊपर मिडिल क्लास को टारगेट करने की कोशिश करी। हाई क्लास तो जाया नहीं जाएगा, लेकिन जो बड़ी आबादी अपर मिडिल क्लास की है वो हिस्सा खाली था, उसको ही ये बड़ा टारगेट करने वाले। कुछ लीगल चैलेंजेस वगैरह भी हैं जिसपे अब हम तो क्या देखें, इनके पास बड़े बड़े लॉयर हैं, इन चीज़ों को वही समझेंगे और वही इससे फ्री हों। अब फ्यूचर प्लान इन ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने भी देखा कि इनके पास इतने स्टोर हैं और इसको ये अभी और बढ़ाना चाह रहे हैं, जो ये बढ़ाएंगे इसको। टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउस की एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाटा साइंस की मदद ले रहे हैं कि कौन हमारा कस्टमर नया जुड़ेगा, जो आया है वो रिपीट हो। रिपीट कस्टमर होना बहुत जरूरी है, पर वो भी रिपीट जब तक हुआ जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं होता। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ वो वहां से सामान नहीं खरीदेगा। हाँ, पीछे हो सकता है कि वो जब 10 लोगों को रिफर करेगा तो वो जरूर वहां जाएंगे। ओवरसीज एक्सपेंशन की जो ये कह रहे हैं सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह में जाने का, तो यहाँ पर बर्थ फर्टिलिटी रेट इतना हाई नहीं है, तो ये अपने माल को वहाँ बेचेंगे महंगा, क्योंकि वहाँ परचेसिंग पावर है ज़्यादा आम आदमी की। इंडिया में परचेसिंग पावर आम आदमी की इतनी हाई नहीं है, माल को महंगा बेचेंगे, लेकिन नए ब्रांड को इतने महंगे सामान के अंदर एंट्री वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो ग्रोथ एक अलग डिपेंड करती है। तो जैसे कि हम इनके फोरकास्ट इन उनको देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू 14% से बढ़ेगा, और अर्निंग पावर जैसे कि आने वाले 3 साल में 76% एनएम से ग्रोथ होगी। यानी ये बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है 3 साल में ये चीज करके दिखाना। यानी कि अगर हम माने 2026 के बाद 3 साल को देखें तो 26, 27 और 28, 2028 में अगर ये चीज लाते हैं तो फिर आप खुद ही इसको फोरकास्ट करिए कि शेयर का भाव क्या हो सकता है। और इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि 3 साल में कितने बुल और बियर मार्केट आएंगे।
ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो बनेंगे ही बनेंगे। और फिर ठीक है, इसका ईपीएस ग्रोथ के साथ हम भी देखेंगे क्या इसका ईपीएस ग्रोथ होता है 3 साल में। अब आ जाते हैं इसके भाव पे। अब ये वाला फेस आप देखिए, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, आईपीओ लॉन्च होने के बाद मार्केट में काफी इसके नाम थे, काफी हलचल थी, प्राइस नीचे आया लेकिन ऊपर की तरफ चला। पब्लिक को लगा कि नहीं नहीं तो वो जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं आपने देखा था सितंबर 2024 में मार्केट गिरना चालू हुआ। जब ये मार्केट के साथ नीचे गिरा तो सबको लगा कि मार्केट गिर ही रहा है तो ये भी गिर रहा है, उसमें क्या है, जब मार्केट रिकवर होगा तब ये भी रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा हुआ तो नहीं, निफ्टी तो पूरा रिकवर होने की कगार पे आ गया, लेकिन हमारा शेयर जो है अब वो इस कगार पे आ गया कि 350 पे आके खड़ा है। अब आज की तारीख के इसके लेवल भी देख लेते हैं। अब लेवल में क्या है कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो फिर आप ईपीएस ग्रोथ देखकर ही घुसेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी शेयर से बना लेना चाहिए। अगर आप छोटे अमाउंट से हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये रहा आपकी सपोर्ट, और यहाँ कहीं आप हो सकते हैं अभी ये टारगेट बना के इसमें से उसमें कुछ आप यहाँ पे गेन करके या कॉस्ट टू कॉस्ट जैसा भी लगे आप लोग इस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि शेयर की खरीदी वाले के लिए मैं कोई राय नहीं देता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है, सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो था। अब आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे, जो हम इतनी देर से इस पर बात कर रहे थे कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग डुअल स्ट्रेटजी तो कंपनी ने काफी बढ़िया तरीके से रखी है, क्योंकि ये इक्वेशन भी करे जा रहे हैं और उनके पास ओमनी चैनल काफी स्ट्रॉन्ग, हाई रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही, लेकिन प्रॉफिट अभी नजर नहीं आ रहा है। लॉस जो है ये कहते हैं कि अभी हमारा नेरो है, पर वो नेरो कहीं नजर शेयर के भाव में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्स भी देखते हैं। हाई रिस्क ड्यू टू करंट और अपॉर्चुनिटी एंड लीगल चैलेंजेस। ये जो हाई रिस्क तो हमने वैसे भी स्मॉल कैप के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही आती है, और रही बात लीगल चैलेंजेस तो ये कंपनी जाने ये उससे कैसे निपटेंगे। हम अगर छोटे इन्वेस्टर हैं तो इतना ज़्यादा इस पर हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स हैं और जो इनकी टीम है ना, ये इस टाइप के पर्सन हैं, ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इसमें कैसे निकलना है, और हम ऐसा क्या ना करें जिससे हमें कोई फिर से ये चीज को रिपीट ना हो हमारी गलतियां। कंक्लूजन देखते हैं, वही बात आ गई, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट, शॉर्ट टर्म में तो इसमें आप अभी बिल्कुल भी कुछ सोचे ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अगर कोई आपके सवाल है तो कमेंट करें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करना है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।